हम लोगों ने खनिज संसाधन, जो कि जो हम लोग का ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका ये घ नंबर है। पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन हम लोगों ने पढ़ लिया था। एक नंबर वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा हम लोगों ने लिख भी लिया है और याद भी कर लिया है। ठीक है, आइए अब उसके थोड़ा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी आंसर लिखे गए हैं सब के सब आपके किताब के अनुसार ही लिखा गया है। सुनाई दिया? चलिए आएगा टॉपिक, आपसे पूछा जाएगा, आप बताइएगा। पहला क्वेश्चन है कि खनिज क्या है। पहला ही क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है खनिज संसाधन। तो पहला क्वेश्चन है खनिज क्या है, ध्यान से सुनिएगा सर। खनिज प्राकृतिक रूप से पृथ्वी में पाए जाने वाले वे पदार्थ हैं जिनसे धातुएं, रसायन, ईंधन तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। खनिज हमें कहां से प्राप्त होता है सर? हमें प्रकृति देती है, पृथ्वी से, चट्टानों से, पहाड़ों से, यहीं से ना हम लोग खनिज प्राप्त होता है। ये प्राकृतिक पदार्थ है। आगे देखिएगा, अब यहाँ पे एक और पॉइंट करके लिख दिया गया है कि खनिज ठोस, द्रव या गैस के रूप में मिलते हैं और इनका निर्माण लंबी भौगोलिक प्रक्रियाओं से होता है। आपको पाठ में बताया गया था कि डायरेक्ट हमें खनिज नहीं मिल जाता, लोहा हमें डायरेक्ट नहीं मिल जाता है, उसका अयस्क मिलता है। अल्युमिनियम डायरेक्ट नहीं मिल जाता है, उसका अयस्क मिलता है। बॉक्साइट के बारे में आपको बताया गया था। आगे देखिएगा, मानव जीवन में खनिजों का विशेष महत्व है क्योंकि ये उद्योग, कृषि तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए आवश्यक है। जी हाँ सर, हम लोग खनिजों से घिरे हुए हैं। अगर खनिज नहीं होता तो शायद आपको जिस बेंच पे लोहा वाले जो बैठे हैं ना सर, वो भी किससे बना है? खनिज है। तो यानी खनिज हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो बस इतना है खनिज के बारे में, आपको भी यही लिखकर आना है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, लौह और अलौह खनिजों में अंतर लिखें। लौह और अलौह खनिजों में अंतर लिखें। आइए देखते हैं सर। तो देखिए, लौह और अलौह खनिजों में मुख्य अंतर इस प्रकार है। आप भी ठीक इसी प्रकार से लिखेंगे, खाली आपको ये बॉक्स नहीं करना, वो बात अलग है सर, लेकिन नंबरिंग देख करके बीच में से लाइन पार कर जैसे लिखा गया है ना, सेम वैसे ही। कभी भी कोई भी अंतर आए, किसी भी सब्जेक्ट में अंतर आए, अंतर ऐसे ही लिखना है। अंतर कोई भी तुरंत एक पढ़े तो जस्ट उसका ऑपोजिट यहाँ पे दिखाई। अंतर यही ना है सर। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि हेडिंग बना करके लौह खनिज के बारे में लिख देते हैं और दूसरा हेडिंग बना कर लौह खनिज के बारे में लिखते हैं। सही है, मानते हैं, लेकिन जरा सोचिए उस चीज को समझने में जल्दी होगी कि इस चीज को समझने में हम लोग जल्दी समझ पाएंगे। इसको तुरंत समझ लेंगे। देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है, लौह खनिजों में लोहे का अधिक अंश होता है, अलौह खनिजों में लोहे का अंश न्यून या नहीं होता है सर, यानी बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है। दूसरा देखिए, इसका उपयोग प्रमुख रूप से लोहा और इस्पात बनाने में होता है, जैसे लौह या अयस्क, मैग्नीज, लेकिन इसमें सोना, चांदी, बक्साइट, तांबा आदि आते हैं। ठीक है, यानी इसके लौह अयस्क और अलौह अयस्क के एग्जाम्पल यहाँ पे हो गए। आगे देखिएगा, अलौह खनिज, सॉरी, हाँ देखिए, ये स्लेटी, धूसर, मटमैला रंग के होते हैं। मैंने आपको बताया था ग्रे कलर। ये अनेक रंगों के हो सकते हैं। कौन? अलौह खनिज। ये प्रायः रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं। ये सभी प्रकार के चट्टानों में मिल सकते हैं। रवेदार चट्टान का मतलब क्या होता है पता है? जिन चट्टानों पे स्पष्ट रूप से जो कण होते हैं ना सर, टुकड़ा गिट्टी टाइप के, वो सब दिखाई दे देते हैं, वो स्पष्ट रूप से वो लगता है कि हाँ जिसमें रावा है, कण है, वैसे चट्टान जो होते हैं रवेदार चट्टान होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला टॉपिक है बाबू, ध्यान दीजिएगा, धात्विक खनिजों के प्रमुख पहचान क्या है? आखिरकार कोई खनिज धात्विक है, हम उसको कैसे पहचानें? खनिज धात्विक भी होता है, अधात्विक भी होता है। तो धात्विक खनिजों की पहचान क्या होती है, तो ऐसा सुनिएगा ध्यान से। तो धात्विक खनिजों के प्रमुख पहचान निम्नलिखित है। जैसे नंबरिंग करके लिखा गया है, आप भी वैसे ही लिखेंगे। सुन लीजिए, हाँ, लघु उत्तरीय में आएगा 3 गो 2 गो 3 गो लिख देंगे, काम चल जाएगा। दीर्घ में आएगा पूरा लिख देंगे, पूरा सही हो जाएगा सर, लेकिन याद होना चाहिए कम से कम 3-4 पॉइंट्स। धात्विक खनिजों को गलाने पर धातु प्राप्त होती है। इनमें स्वाभाविक चमक होती है, इनमें अपनी चमक होती है धातुओं में। ये कठोर व चमकीले होते हैं। ये प्रायः आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान कहिए चाहे रावादार चट्टान कहिए, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। आग्नेय चट्टान कहिए चाहे रावादार चट्टान कहिए, दोनों का मतलब सेम है। आगे देखिएगा सर, इन्हें पीट कर तार बनाया जा सकता है तथा ये पीटने पर टूटते नहीं। क्वेश्चन पूछता है सर, किनको पीट कर तार बनाया जा सकता है? बताइए किसको? धातुओं को। धातु में भी कौन धातु अगर पूछा जाए तो कौन कौन खनिज? लौह खनिज को पीट कर तार बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है भाई। आगे देखिए,
खनिजों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ध्यान दीजिएगा, खनिजों की आखिरकार क्या विशेषता है, आइए देखते हैं सर। खनिजों की विशेषताएं निम्नलिखित है। देखिए, जैसे लिखा गया है वैसे ही आप भी लिखेंगे। खनिजों का वितरण असमान होता है। उच्च गुणवत्ता के खनिज कम मात्रा में और निम्न गुणवत्ता के खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जी हाँ सर, जो खनिज जितना ही कम है वो उतना ही महंगा है, जाकर देख लीजिएगा सर। हीरा, चलिए सोना, सोना इतना महंगा क्यों है, क्योंकि बहुत कम पाया जाता है, कम मिलता है। और लोहा सस्ता है, काहे सबसे ज्यादा मात्रा में ये मिलता है। आगे देखिएगा, ये सीमित व समाप्त होने वाले संसाधन है। जी हाँ सर, याद रखिएगा, जितने भी खनिज है ना वो सीमित हैं और एक ना एक दिन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, जिन्हें पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता। अतः इनके संरक्षण की क्या है सर, आवश्यकता है। यह है खनिजों की विशेषता। आगे देखिएगा, अगला टॉपिक है, सुनिएगा, लौह अयस्क के प्रकारों के नाम लिखिए। लौह अयस्क के प्रकारों के नाम लिखिए। आपको बताया गया था कि भारत में प्रमुख लौह अयस्क 3 प्रकार के होते हैं। बताया गया था लौह अयस्क भारत में कितने प्रकार हैं, 3। लेकिन पता है सर दुनिया में लौह अयस्क कितने प्रकार हैं, 4 गो मिलता है। कौन मिलता है, 4 गो मिलता है, याद रखिएगा सर। एगो शायद ऐसे सेडोराइट करके होता है, कौन सा होता है, अरे 3 प्रकार आपकी किताब में मेंशन किया गया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा लौह अयस्क कितने प्रकार है सर, 4 प्रकार के मिलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सेडोराइट होता है, क्या होता है, सेडोराइट चौथा प्रकार होता है, जो कि भारत में नहीं होता है, केवल भारत का पूछा है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। लौह अयस्क के प्रकारों के नाम लिखिए। तो भारत में प्रमुख लौह अयस्क 3 प्रकार के होते हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिम्नोटाइट। हेमाटाइट को क्या कहा जाता है सर, लाल अयस्क, मैग्नेटाइट को काला अयस्क, लिम्नोनाइट को पीला अयस्क। ठीक है, आगे देखिएगा, इसमें लिख दिया गया है प्रत्येक प्रकार के लौह अंश और उपयोगिता अलग अलग होती है। यानी कि जितने भी प्रकार के ये अलग अलग जो लोहा के जो प्रकार हैं सर, सब में इनकी उपयोगिता और लोहा की मात्रा अलग अलग होती है। इसमें तनी अधिक होती है, इससे तनी कम होती है, इसमें सबसे कम होती है। ठीक है, आगे देखिएगा, हाँ, लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो भारत में 96% लौह अयस्क का उत्पादन, भारत में सबसे ज्यादा लोहा कहां से निकलता है, कर्नाटक से निकलता है। बहुत बढ़िया, सुनिएगा, लौह अयस्क का उत्पादन कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा और झारखंड राज्यों में होता है। इन राज्यों के प्रमुख जिलों में कई महत्वपूर्ण लौह अयस्क की खानें स्थित हैं। बस खाली क्वेश्चन पूछा था कि लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्यों का नाम लिखिए, तो इतना लिख देंगे, काम चल जाएगा। आगे देखिए, झारखंड के मुख्य लौह उत्पादक जिलों के नाम लिखिए। झारखंड के मुख्य लौह उत्पादक, केवल अब झारखंड में पूछा है, केवल कहां पूछा है, झारखंड में। तो आंसर कैसे होना चाहिए, तो झारखंड के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक जिले हैं, कौन है सर, तो पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम आया था। आगे देखिएगा, सरायकेला, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, लोहरदगा तथा रांची। रांची याद रखना, झारखंड में कौन खनिज पूछी, बोल दियो सर रांची, रांची में पाया जाता है, बात खत्म। अगर भोर पर बैठो हो ना, तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। ओके, आगे देखिएगा, पॉइंट दे दिया गया सर, इन जिलों में अनेक लौह अयस्क की खानें स्थित हैं, जिससे राज्य देश का 5वां बड़ा उत्पादक राज्य, यानी पूरे भारत में लौह अयस्क के मामले में कौन सा राज्य है जो 5वां स्थान पर आता है, झारखंड। कौन सा, झारखंड, याद रखिएगा। अब पहला स्थान पर कौन आता है, कर्नाटक। मैग्नीज के उपयोग पर प्रकाश डालिए। आखिरकार मैग्नीज का क्या उपयोग है, तो ध्यान दीजिएगा सर। मैग्नीज का उपयोग जंग रोधी, जंग रोधी मैंने जानो मूर्छा ना धरे, सुनिएगा ध्यान से, जंग रोधी इस्पात निर्माण, मिश्र धातु बनाने, शुष्क बैटरियों, फोटोग्राफी, चमड़ा, माचिस, पेंट तथा कीटनाशकों के निर्माण में होता है। देश के कुल उत्पादन का 85% मैग्नीज का प्रयोग मिश्र धातु के निर्माण में होता है। यानी कि देश में जितना मैग्नीज निकलता है ना सर, उसमें से 85% किसमें चला जाता है, किसमें चला जाता है, मिश्र धातु के निर्माण में चला जाता है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखिए, एल्युमिनियम का उपयोग का उल्लेख करें। एल्युमिनियम का क्या उपयोग है, इसके बारे में लिखना है सर, ध्यान दीजिएगा। एल्युमिनियम के उपयोग का उल्लेख करें। एल्युमिनियम का उपयोग वायुयान निर्माण, विद्युत उपकरण, घरेलू साज सज्जा, बर्तन, सफेद सीमेंट और विभिन्न रासायनिक वस्तुओं का निर्माण में किया जाता है। भारत में बक्साइट, देखिए सर, जब एल्युमिनियम आएगा ना, उसमें आप इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से क्या निकलता है, एल्युमिनियम। ध्यान से सुनिएगा,
भारत में बॉक्साइट के पर्याप्त भंडार के कारण एल्यूमिनियम उत्पादन में आत्मनिर्भरता है, यानी भारत में हम लोग एल्यूमिनियम खुद से उत्पादित कर लेते हैं और भारत में इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है एल्यूमिनियम। ओके सर, याद रखिएगा। जितना तारवा टंगाया है पुलुआ पर जाकर टोकुआ फंसा के धाए दे आप लोग लाइन ले लेते हैं, वो सब कौन सी है? सब एल्यूमिनियम का तार है, याद रखिएगा। आगे देखिए अभ्रक। हाँ, अब कौन सा टॉपिक है? अभ्रक। ध्यान दीजिएगा, अभ्रक का मुख्य उपयोग विद्युत उपकरणों में होता है क्योंकि यह विद्युत रोधक है और उच्च शक्ति को सहन कर सकता है। बताइए उच्च शक्ति को सहन करने वाला खनिज कौन सा है? विद्युत रोधक, अभ्रक, याद रखिएगा। इसके अलावा इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं में, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में तथा पेंट आदि में भी होता है, याद रखिएगा। क्या पूछा है? उपयोग है ना पूछा है सर, तो उपयोग में ये भी शामिल है कि नहीं है? आयुर्वेदिक दवाओं में भी अभ्रक का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी किया जाता है और पेंट बनाने में भी किया जाता है, तो इस चीज को भी इसमें मेंशन कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है? ध्यान दीजिएगा सर, चूना पत्थर की क्या उपयोगिता है? तो मैंने बताया था जितना सीमेंटवा बन रहा है, सीमेंट का कच्चा माल कौन सा होता है? चूना पत्थर, याद रखिएगा। सुनिए, चूना पत्थर का प्रमुख उपयोग सीमेंट में कितना प्रतिशत? 76 यानी 76%। लौह इस्पात में कितना? 16% यानी 16%। तथा रसायन उद्योग में कितना? 4% में होता है। शेष चूना पत्थर उर्वरक, कागज एवं चीनी उद्योग में काम आता है। मध्य प्रदेश इसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। बताइए चूना पत्थर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में कौन सा है? एमपी। कौन सा है? मध्य प्रदेश। मणिपाल मत कह दिए लोग, एमपी। सुनिएगा, सबसे लास्ट क्वेश्चन लघु उतरिएगा, ध्यान दीजिएगा। लघु उतरिए का सबसे लास्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? जी अगर खनिजों का तो संरक्षण करना बहुत जरूरी है, इसका प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। आंसर देखिए कितना बेहतरीन लिखा गया है। इधर देखो, खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आशय है कि खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये उपलब्ध रह सके। याद रखिएगा सर, याद आ रहा है? संसाधन सतत पोषणीय विकास, याद आ रहा है? भावी पीढ़ी को ध्यान में रख करके संसाधन को गुणवत्ता है उसको उचित से हम लोग क्या करते हैं सर? प्रयोग करते हैं। वही चीज सेम वहां पे लिखा गया है सर कि खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आशय है कि खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग करना ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी क्या रहे सर? उपलब्ध रहे। तो सब मैं जमीन मान लो हम बेच देंगे तो हमारे लड़का फिर इसका हम ना गरीब है, सब हमारे बाबूजी बेच दे, बेच के खा ले, हमारा खाली खाली घर छोड़ ले बना बस। खूब बढ़िया बढ़िया जीवन भर हमको संबोधित करेगा बढ़िया बढ़िया शब्दों से, कि ना जी? आगे देखिए, इसलिए तनी बचा कर रखना चाहिए। यहां देखिए, इसके अंतर्गत खनिजों की अनावश्यक बर्बादी रोकना। सुनिएगा, आधुनिक तकनीक से खनन करना, पुनर्चक्रण जिसको रिसाइकलिंग कहा जाता है, यानी कि फिर से उस चीज को बना लेना, को बढ़ावा देना और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना शामिल है। इस तरह से भी हम खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं। इससे प्राकृतिक संतुलन बना रहता है और विकास भी क्या होता है सर? अस्थायी होता है, याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को एकदम पॉइंट वाइज करके लिखा गया है ताकि आप समझ सके, और इतना समझ लेंगे तो आपको पूरा पाठ भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूरा पाठ है ना क्वेश्चन सब चल रहा है। देखिएगा ध्यान से, खनिज कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का सोदाहरण परिचय देनी, सबको लिखना है उदाहरण के साथ। तो आपको खूब बढ़िया चार्ट के माध्यम से समझाया गया था खनिज के प्रकार को। खनिज के कितने प्रकार हैं? धात्विक, अधात्विक। धात्विक में दो आ जाते हैं, कौन कौन? लौह और अलौह। उसमें कौन कौन आते हैं? कार्बनिक और अकार्बनिक। तो ध्यान से देखिए कैसे लिखा गया है सर बोर्ड पे। खनिज दो प्रकार के होते हैं, एगो धात्विक, एगो अधात्विक। धात्विक के कितने प्रकार हो जाते हैं? दो, एगो लौह, एगो अलौह। अधात्विक कितने हो जाते हैं? दो, कौन कौन? एगो कार्बनिक, एगो अकार्बनिक। अब देखिए सबके बारे में लिखा गया है। एक नंबर है धात्विक खनिज। वैसे खनिज जिनमें धातु होते हैं धात्विक खनिज कहलाते हैं। एकदम आसान लिखा गया है सर। अब यहीं पे देखिए सर, अगर अधात्विक है तो वैसे खनिज जिसमें धातु नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं सर? अधात्विक खनिज कहलाते हैं। देखते रहिए, जैसे लौह अयस्क, तांबा, निकेल, मैग्नीज आदि। ओके, पुनः इसे दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। यानी धात्विक खनिज को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। कौन कौन? लौह युक्त खनिज और अलौह युक्त खनिज।
देखिए, जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश अधिक पाया जाता है वे लौह युक्त खनिज कहलाते हैं, जैसे लोहा यानी लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन आदि। और जस्ट इसका ऑपोजिट, जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश न्यून होता है या फिर नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं सर? अलौह युक्त खनिज कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, सीसा, बक्साइट, टीन, तांबा आदि। ओके, आगे देखिएगा। अधात्विक खनिज, एक हो गया धात्विक, धात्विक के दो प्रकार हो गया, सबका उदाहरण हो गया, परिभाषा के साथ हो गया, एकदम आसान आसान परिभाषा। अब है अधात्विक खनिज, वैसे खनिज जिनमें धातु नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं सर? अधात्विक खनिज कहलाते हैं। यहाँ पे छूट गया है बाबू, ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अधात्विक खनिज कहलाते हैं। ओके, जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक, जिप्सम आदि। जिप्सम का प्रयोग किसमें होता है बताइए तो? जब हाथवा गोड़वा टूट जाता है तो जो डॉक्टर सब जाकर है ना लपेट देते हैं, कहते हैं 3 महीना ही में रही हो, लपेट देते हैं। अपन 3 महीना वही में रह जाते, वज्राई को भागूंगा मुड़िया मार दिए, फिर ना उधर तरह से, उसी में होता है जिप्सम का प्रयोग। ये इधर देखिए, चुप, ये हो गया। अब देखिए, अधात्विक खनिज को भी कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। कौन कौन? एगो कार्बनिक, एगो अकार्बनिक। देखिए, कार्बनिक खनिज, इसमें जीवाश्म होते हैं, ये पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप जीवों के परिवर्तित होने से बनते हैं, जैसे कोयला। जब कोई पेड़ पौधा, कोई जीव जंतु पृथ्वी में दब गया, लाखों वर्ष बाद उसका विघटन होगा ना, तो क्या बनेगा सर? माने कोई भी ये कार्बनिक धातु, कार्बनिक खनिज बन सकता है, याद रखिएगा, सुनिएगा। पेट्रोलियम आदि, अब जो पेट्रोल निकल रहा है तो कभी ना कभी पेड़ पौधे, कभी ना कभी लाखों वर्ष पहले दबे होंगे सर, तब ना निकल रहा है कहीं कहीं। वाह, एक काम करे क्यों निके, कोई पेड़ पौधा चाहे वर्ष दब देवे कहीं कि ना, लाख वर्ष बाद आवल देखली पेट्रोल खोज कर रहा है कि ना। बातें बंद, इधर देखिए। अकार्बनिक खनिज, इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट आदि, ठीक है सर। चलिए, ये था 1 नंबर क्वेश्चन, यानी खनिज के प्रकारों का एकदम उदाहरण के साथ बताया था। चलिए बताइए तो, खनिज के कितने प्रकार हैं? कौन कौन? धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज के कितने प्रकार हैं? 2। कौन कौन? लौह और अलौह। बताइए तो, अधात्विक खनिज कितने प्रकार हैं? 2, कार्बनिक और अकार्बनिक। उदाहरण देख लीजिएगा, परिभाषा एकदम आसान है, ठीक है सर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, धात्विक एवं अधात्विक खनिज में क्या अंतर है? दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, तो ध्यान देखिए सर, ऐसे ही सेम आपको लिखना है। तो देखिए, धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में मुख्य अंतर इस प्रकार है, एक जगह धात्विक खनिज, एक जगह अधात्विक खनिज। हो गया, 1 नंबर लिखा गया है। धात्विक खनिज गलने पर धातु देते हैं, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज। अधात्विक खनिज गलकर धातु नहीं देते हैं, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक। काम खत्म। आगे देखिए, इनमें स्वाभाविक चमक और कठोरता होती है, इनमें अपनी चमक होती है धातुओं में, इनमें स्वाभाविक चमक नहीं होती है। ये प्रायः आग्नेय चट्टानों, रवादार चट्टान में पाए जाते हैं। ये परतदार चट्टानों से क्या होते हैं सर? मिलते हैं। आगे देखिए सर, इन्हें पीटकर तार बनाया जा सकता है और इन्हें पीटकर तार नहीं बनाया जा सकता है, और ये पीटने पर क्या हो जाते हैं? चूर चूर हो जाते हैं। कोयले बात पीटबो तो क्या हो, मारा एक हथौड़ा, खूब बढ़िया तार बन जाए, क्या होगा? चूर चूर हो जाता है कोयला। आगे देखिए, दिल चूर चूर हो जाता है, बड़ा मार मारे बाबू। देखो सुनो, भारत की खनिज पेटियों का नाम लिखकर किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। देखिए सर, एग्जाम में भले दिया है कुछ किताब में 2 का वर्णन, लेकिन हम लोगों ने 3 का वर्णन कर दिया। कितना का वर्णन? 3 का वर्णन कर दिया गया है। सुनिए, एग्जाम में 2 आएगा, आप 2 का वर्णन कीजिएगा, लेकिन 3 का हम इसलिए कर रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं ना हम लोग, पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कौन चीज? हमें सबके बारे में जानना है। चलिए जानते हैं, ध्यान दीजिए। भारत में 3 मुख्य खनिज पेटियां हैं, उत्तरी पूर्वी पठार, दक्षिणी पश्चिमी पठार और उत्तर पश्चिम प्रदेश। याद रखिएगा सर, भारत में कितनी खनिज पेटियां हैं? तेज बोलिए, सभी लोग बोलिए, कौन कौन? बहुत बढ़िया, उत्तर पश्चिम प्रदेश, ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा। अब 1 नंबर है उत्तरी पूर्वी पठार। यह देश की सबसे धनी पेटी है, जिसमें छोटा नागपुर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश शामिल है। यहां सुनिएगा ध्यान से सर,
यहाँ लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, बक्साइड आदि के विशाल भंडार यानी सबसे ज्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। 2 नंबर है बाबू दक्षिणी पश्चिमी पेटी। इसमें कर्नाटक एवं तमिलनाडु के पठार आते हैं जहां भारी मात्रा में लौह अयस्क, मैग्नीज व बक्साइड के भंडार और देश के तीनों सोने की खाने मौजूद है। वाह भाई, देश के तीनों सोने की खाने कहां मौजूद है? तो दक्षिणी पश्चिमी पेटी में। सबसे लास्ट, इस पेटी का विस्तार देखिए खंभात की खाड़ी से लेकर के अरावली की श्रेणियों तक है। यहाँ अनेक अलौह धातुएं जैसे चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा आदि मिलते हैं। बालू पत्थर, ग्रेनाइट, सुनिएगा ग्रेनाइट पत्थर है सब लोग, देखिएगा सीढ़ियां उड़िया तो घर में लगाते हैं टाइल्स मार्बल, सुनिएगा ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, डोलोमाइट, चूना पत्थर, नमक आदि के भी पर्याप्त भंडार है। किस क्षेत्र में? तो उत्तर पश्चिमी प्रदेश क्षेत्र में, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट लिख दिया गया है सर कि हिमालय एवं अन्य ही खनिज पेटी है जहां पर तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट आदि प्राप्त है। प्राप्त का मतलब होता है कभी उसको खोजा नहीं गया है, वहां से प्राप्त किया जा सकता है, यानी वहां से मिलने की ये चीजें संभावना है। प्राप्त का मतलब की जाकर निकाल लिया नहीं, याद रखिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया बाबू, लौह अयस्क का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को लिखिए। लौह अयस्क का वर्गीकरण कर उनकी विशेषताओं को लिखिए। ध्यान दीजिएगा सब। तो भारत में लौह अयस्क 3 प्रकार के पाया जाता है। भारत में के में भारत में, लेकिन पूरा दुनिया में क्या बताया था? 4 प्रकार। ये कौन सा था? सिडेराइट, यही ना था। चलिए आगे देखिएगा, सुनिए। 1 नंबर हेमेटाइट, जिसको लाल अयस्क भी कहा जाता है। इसमें लौह अंश कितना होता है? लौह अंश का मतलब होता है इसमें लोहे की मात्रा कितना होता है? कितना होता है? 68% होता है, याद रखिएगा। मैग्नेटाइट, इसको क्या कहते हैं? काला अयस्क भी कहा जाता है। इसमें लोहे का अंश कितना होता है? 60% होता है। ठीक है, आगे देखिएगा। लिमोनाइट, इसको कौन सा अयस्क कहा जाता है? पीला अयस्क। लौह अंश इसमें कितना होता है? 40% होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या क्वेश्चन था, उनकी तनी विशेषताओं को लिखिए। तो देखिए सर, ये भी इसका विशेषता है सर, इस लौह अंश कितना पाया जाता है? 68%। और यहाँ पे क्या लिखा है सुनिएगा, हेमाटाइट प्रमुख रूप से लौह उत्पादन के लिए उपयोगी है क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है सर लोहे की मात्रा। मैग्नेटाइट चुंबकीय गुणों के लिए जाना जाता है। पूछ सकता है सर कि सुनिए, मैग्नेट 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 माने क्या होला? चुंबकीय प्रभाव कर लो तो सब पढ़ाओ सही है ना, तो देखो नाम में छुपा है मैग्नेटाइट। तो बताइए लौह का कौन सा प्रकार है जो चुंबकीय क्षेत्र माने चुंबक के गुणों के लिए जाना जाता है? मैग्नेटाइट। वाह वाह। आगे देखिए, जबकि लिमोनाइट कम गुणवत्ता का है और इसका लौह अंश बहुत कम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत में लौह अयस्क के वितरण पर प्रकाश डालिए। यानी भारत में लौह अयस्क कहां से कितना प्राप्त होता है इसके बारे में हमें बताना है। तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा सर, बोलते हैं भारत में लौह अयस्क का वितरण असमान है और इसका 96% भंडार कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा और झारखंड राज्यों में केंद्रित है। याद रखिएगा सर, सबसे पहला ही, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन लघु उत्तरीय में भी था कि नहीं था? यही सेम क्वेश्चन लघु उत्तरीय में भी था और दीर्घ उत्तरीय में है। ये सेम लाइन ऊपर जाकर देखिएगा ना सर, आपको मिलेगा। अब एक जगह याद कर लो, दूसरा जगह काम चल गया कि नहीं चल गया? चल गया। आगे देखिएगा, अब कुछ पॉइंट्स करके लिख दिए गए हैं, पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। कर्नाटक में बेल्लारी, हासपेट, संदूर, चिकमंगलूर जैसे क्षेत्र प्रमुख है किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। भारत में यहां से सबसे ज्यादा मिलते हैं। दूसरी चीज मैं अभी बताता हूं, अगर पूरा याद नहीं है कोई बात नहीं है सर, पॉइंट डालेंगे, एगो दूगो लिख सकते हैं ना, इसलिए पढ़ाया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा सर। लेकिन अगर टॉपर बनना है तो सर पूरा लिखना पड़ेगा। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में बैलाडीला, दुर्ग, रायगढ़, बिलासपुर तथा सरगुजा जिले लौह अयस्क के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। उड़ीसा के गुरु महिसानी, बादाम पहाड़ और किरीबुरु प्रमुख खदाने हैं। गोवा के देखिए साकवालिन, क्या लिखा है सर? साकवालिन, संगियुम, क्यूपेम और पोंडा में लौह अयस्क पाया जाता है। झारखंड में, झारखंड वाला याद कर लीजिएगा, आते हैं तो दूसरा पॉइंट झारखंड वाला लिख सकते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन एक लघु उत्तरीय में आया था कि नहीं आया था कि झारखंड में माने झारखंड में लौह अयस्क के प्रमुख जिले कौन से हैं? आया था ना सर। अब चाहे तो आप इस पॉइंट को 2 नंबर में लेकर जा सकते हैं, तो चलाक बनिए, लिखना सीखिए। सभी लोग इस पॉइंट को 1-2 नंबर में लिखेंगे।
अब सुन लीजिए, सर्विस पॉइंट कहां लिखेंगे? 2 नंबर में ही लिखेंगे, क्योंकि ये चीज हम लोगों ने लघु उत्तरीय में याद कर लिया है। अब वही चीज हमें दीर्घ उत्तरीय में मिल रहा है। अब पहला पॉइंट भी कहां मिला था? लघु उत्तरीय मिला था। देखिए, झारखंड में पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, लोहरदगा और रांची जिले प्रमुख लौह अयस्क मतलब उत्पादन है सर। आगे देखिएगा, उत्पादक है। सबसे लास्ट पॉइंट, भारत में 1950 से 51 में 42 लाख टन लौह अयस्क का उत्पादन था, जो 2004 से 5 में 1427.1 लाख टन तक बढ़ चुका है, जो उत्पादन में भारी वृद्धि को दर्शाता है। अर्थात लोहा का उत्पादन आज भारत में बहुत ज्यादा हो रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, मैग्नीज अथवा बक्साइट की उपयोगिता तथा देश में इसके वितरण का वर्णन करें। सुनिएगा ध्यान से, 2 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है मैग्नीज अथवा बक्साइट की उपयोगिता तथा देश में इनका वितरण। तो देखिए, दोनों को किस तरह से लिखा गया, कितना बेहतर तरीके से कि एग्जामिनर जो पढ़ेगा तो तुरंत खुश हो जाएगा। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा सर, मैग्नीज की उपयोगिता तथा देश में इसका वितरण। ठीक है। दूसरा टॉपिक, बक्साइट की उपयोगिता तथा देश में इसका वितरण। यही ना क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं सर, मैग्नीज अथवा बक्साइट की उपयोगिता लिख देते हैं और देश में वितरण लिखकर चले जाता है, काम खत्म। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है। एगो मैग्नीज की उपयोगिता बताना है और फिर इसका देश में वितरण बताना है। एगो फिर बक्साइट की उपयोगिता बताना है और फिर इसका बक्साइट क्या बताना है सर? वितरण बताना है। याद रखिए। चलिए, आंसर क्या लिखा गया है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैग्नीज की उपयोगिता तथा देश में इसके वितरण। मैग्नीज का मुख्य उपयोग जंगरोधी इस्पात निर्माण की उपयोगिता हो रहा है। मिश्र धातु बना ले, शुष्क बैटरियों, फोटोग्राफी, चमड़ा, माचिस, पेंट तथा कीटनाशकों में निर्माण होता है। सेम चीज ऊपर लघु उत्तरीय में आया था कि नहीं आया था ना? अब देख, अब याद करने में मजा आएगा। लेकिन कब लिखेगा, पढ़ेगा तब। अब लिखबे ना करबो, लघु उत्तरीय में बोल ले बा, वही याद ना हो तो दीर्घ उत्तरीय तो भुला। ध्यान दीजिएगा। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक राज्यों के वितरण हो रहा है। मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में कितना स्थान पर है? 3रे स्थान पर है। ठीक है सर, आगे देखिए। अब बाबू, बक्साइट की उपयोगिता तथा देश में इसके वितरण। हाँ जी, सुनिएगा। बक्साइट का उपयोग एल्युमिनियम निर्माण के लिए किया जाता है, सबसे पहला ही लाइन। साथ ही वायुयान, विद्युत उपकरण, घरेलू सजावटी सामान, बर्तन, सीमेंट व रसायन के निर्माण में इसकी उपयोगिता है, यानी होती है। चलिए, देखो पॉइंट लिखा गया है, उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, अभ्रक की उपयोगिता एवं वितरण पर प्रकाश डालें। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एगो अभ्रक की उपयोगिता और एगो अभ्रक का वितरण। चलिए ध्यान देते हैं। अभ्रक की उपयोगिता, अभ्रक का मुख्य उपयोग विद्युत उपकरणों में होता है, क्योंकि यह विद्युत रोधक है। विद्युत रोधक का मतलब होता है विद्युत को सहने की क्षमता इसमें रख के लाइन नंबर। सुनिएगा ध्यान से, विद्युत रोधक है और उच्च शक्ति को सहन कर सकता है। इसके अलावा इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं में, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में तथा पेंट आदि में भी होता है। सेम चीज किसार का बारी आई, याद रखिएगा सर। ऊपर था कि नहीं था? अच्छा ठीक है, आगे देखिएगा। अभ्रक का वितरण, बिहार, झारखंड अभ्रक के उत्पादन में अग्रणी है। अभ्रक के उत्पादन में भारत में सबसे आगे कौन है? बिहार, झारखंड। सुनिएगा सब ध्यान से, बिहार, झारखंड अभ्रक के उत्पादन में अग्रणी है। प्रमुख उत्पादक जिले गया, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर, धनबाद, पलामू, रांची, सिंहभूम है। सिवान नहीं कह रहे हम, नहीं अला सिवान खोची में आ गए, रंगदारी में आ गया, बड़ी मार मारे। ठीक बा, हमारा बिहार ही रंगदारी में आ जाए। ठीक है, आइए ना। कहा? हमारा बिहार में, अरे बिहार में जितना जिला है सब रंगदार है। भले कहीं जातना है वो बात, कोई कुछ बोल लेता है, मुंह पर नहीं बोलता, पीठ पीछे बोलता है कि ना रे, तो मुंह पर बोल के पूछ ले, भले पिटा जाओ चले मारे से। ये वो बढ़िया चीज है, हम लोग भले पिटा जाएंगे लेकिन मारेंगे। आगे देखिए। हाँ, तब किसे कम है? देखो, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर और राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा मुख्य पेटियां हैं। ओके, सबसे लास्ट क्वेश्चन, खनिजों के संरक्षण के उपाय सुझाइए, यानी खनिजों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इसका उपाय बताइए। पर ध्यान दीजिएगा सर, खनिजों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं।
कौन कौन से उपाय है सर, तो ध्यान दीजिएगा। खनिजों का विवेकपूर्ण और सावधानी पूर्वक उपयोग किया जाए। विवेकपूर्ण का मतलब होता है उतना ही उपयोग करें जितना हमें एकदम अति आवश्यक है। आगे देखिएगा सर, खनिजों की अनावश्यक बर्बादी को रोका जाए, यानी खनिजों को बेमतलब का हम लोग उसका प्रयोग न करें। आधुनिक तकनीक से खनन कर खनिजों की क्षति कम की जाए। देखिए पहले जैसे खोज होता था ना तो कितना सारा खनिज बर्बाद हो जाता था। अब नया नया जमाना बदल रहा है, नई नई मशीनें आ गई हैं, तो उनका प्रयोग करके खनिजों को बचाया जाए। क्या किया जाए सर, बचाया जाए। आगे देखिएगा, खनिजों का पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग जो होता है बढ़ावा दिया जाए, यानी खनिज को उपयोग कर लिया जाए, और जब देख रहे हैं खत्म होने वाला है तो फिर से उसको खनिज माने उसको उपयोग करने लायक बना दिया जाए। आगे देखिएगा, वैकल्पिक संसाधनों और ऊर्जा स्रोतों का विकास किया जाए। खनन क्षेत्रों में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखा जाए, तभी खनिज भी संतुलित रह पाएगा। इस तरह से हम खनिजों क्या कर सकते हैं सर, संरक्षण कर सकते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर यहीं पर लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय एकदम आसान। देख बाबू, अगर लघु उत्तरीय याद हो जाएगा तो दीर्घ उत्तरीय में कुछ भी सोचने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। तो होमवर्क क्या है, तो ऐसा ध्यान दीजिएगा सर। होमवर्क है पूरा का पूरा लघु उत्तरीय और पूरा का पूरा दीर्घ उत्तरीय आज के आज क्या करना है सर, लिख लेना है, और लिख के खूब बढ़िया से उसको याद कर लेना है, क्योंकि हम जानते हैं कि मेरे बच्चे घर पे 4-4 ना 5-5 घंटा पढ़ रहे थे। एम से कुछ हौसता तो बुझा तरह कितना पढ़ता नहीं हम ही जानता नहीं। कहना मत ना बेटा, एग्जाम सेंटर के बाहर हम रहेंगे, पेपर लेके आइबो, कोई बताओ है आंसर क्या लिख लिया, आ ना बतेबो तो हतना के मोट बांस लेके वही से एग्जाम सेंटर को बहरिया मारे, ओकरा बाद लेके आम घरे, फिर लेके जाए, और ओकरा बाद सही बताओ तनी, मजाक लगे तनु सुन पूछम कहना हाथे लिखलिस, कहबो लतरे तो दही नहीं तो ऊ हाथ छोड़ के बाकी सब टूट दे। कैसे मानो 5 गौरी तो एग्जाम दे दे बा, अगर एग्जाम में एगो क्वेश्चन में छूटल तो बेटा छोड़ा दे तार लोग के। ये धमकी नहीं है सर, धमकी हम नहीं दे रहे हैं, ये तुम लोगों के प्रति मेरा प्यार है। बताओ आए, चलिए तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल इसी क्लास में यही बारा फिर से इसी तरह क्वेश्चन सर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।